हेलो मेरे दोस्त यार मित्र, कैसे हैं सभी? एकदम फुल पावर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन एमसीसी लाइव। मैं हूं आपका अपना सैयद इकशान कनेलवाल और यह है कानून की कहानी मेरी जुबानी। मित्रों, पिछली क्लास में हम कुछ बात कर रहे थे जो बात करते करते रह गई थी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं सभी? फटाफट से एकदम फुल पावर बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम? चलो फुल पावर में चालू करते हैं क्लास को। और सुनिए, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि यार जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती है जो हमने लास्ट क्लास में देखी भी थी और हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ये सारा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट हम जान चुके हैं, अग्रीमेंट हम देख चुके हैं, एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, डिफरेंस हमने कहा था कि हम बाद में देखेंगे, और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी क्या है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे जो पिछली क्लास में हम नहीं कर पाए थे पूरी, तो आज करेंगे उसको पूरी। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हमें पूरे करने पड़ते हैं। तो याद है, आदित्य मेरा एक दोस्त है जो रास्ते में मिला था कितने सालों बाद। क्या बोला था मैंने उसे? फ्री होके कॉल करना। आदित्य, फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करनी है। नहीं तो इंटेंशन का, नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सर्टेनली पॉसिबल नहीं होगा। नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सर्टेनली पॉसिबल नहीं होगा। आदित्य, फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करनी है, नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सर्टेनली पॉसिबल नहीं होगा। आदित्य, फ्री होके फोन करना, लंबी लंबी बातें करनी है, नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सर्टेनली पॉसिबल नहीं होगा। इसके अंदर हमने देखा कि हमारा जो लॉ है, जो एसेंशियल्स है हमारे कॉन्ट्रैक्ट करने के, उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है। एसेंशियल्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमारे सेक्शन 10 में दे रखे। किस में दे रखे? सेक्शन नंबर 10 में दे रखे। तो सेक्शन नंबर 10 कुछ एसेंशियल बातें बताता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है? जिसके अंदर सबसे पहले आता है ए। ए मतलब होता है अग्रीमेंट। ए मतलब होता है अग्रीमेंट। कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास अग्रीमेंट होना जरूरी है। फ्री से, फिर मैंने फ्री लिखवाया, फ्री कंसेंट। फ्री क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए। फ्री क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट आता है सी, कॉल। और सी से हमने देखा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पार्टीज की कॉम्पिटेंसी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, आदित्य फ्री होके कॉल, तो इससे क्या आ गया? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। ये कौन से वाले चल रहे हैं? सेक्शन 10 ने। ये कुछ वो कंडीशंस है जो सेक्शन नंबर 10 ने स्पेसिफाई करी है। वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको पूरी करना जरूरी है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए मैंने आपको एक रास्ता बताया था। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए कि क्या कंडीशंस, आपको क्या क्या चीजें पूरी करनी पड़ती है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। यहां पे मैं आपको एसेंशियल्स बता रहा हूं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब माना जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, पर्पसफुल नहीं रहेगा। तो अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। अब आता है लंबी लंबी बातें करनी है। तो एल से दो पॉइंट आ गए, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन और लॉफुल। एक तो आ गया लॉफुल कंसिडरेशन, एक तो आ जाएगा अपना लॉफुल कंसिडरेशन, और दूसरा आ जाएगा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन
एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट या लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आदित्य फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें कर रही है, नहीं तो अब आता है लास्ट इसमें एन। क्या आता है लास्ट इसमें? एन। एन का मतलब है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि एक्सप्रेसली इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो। एन से आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि इसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं कराओ। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको इन सब चीजों का मतलब थोड़ी सी देर के अंदर सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैं आपको ये चीजें याद करवा रहा हूं कि एसेंशियल्स अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो एसेंशियल याद करने का क्या तरीका है? आदित्य फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करनी है, नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सडनली पॉसिबल नहीं होगा। इसके अंदर अपन ने क्या देखा? आदित्य फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें नहीं। यहां तक तो आ चुके हैं, ये पहली लाइन तो अपन क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आ गया agreement, free consent, competency of parties, lawful consideration, lawful object and not expressly declared to be void, not expressly declared to be void। अब ये क्या है? इसको ना डिक्लेयर टू बी वॉइड किसने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है? तो वो है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सेक्शन कौन सा है? 24 to 30 एंड अब तक 56। 24 to 30 एंड अब तक 56। तो कौन कौन से सेक्शन हैं? 24 से 30 एंड 56 एंड 56, 24 से 30 एंड 56। तो कौन कौन से प्रोविजन हो गए? 24 से 30 एंड 56। तो क्या बोला मैंने? आदित्य फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करनी है, नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सडनली पॉसिबल नहीं होगा। जिसके अंदर ए से क्या है? ए से है अपना अग्रीमेंट, एफ से अपना फ्री से है अपना फ्री कंसेंट, सी से अपना कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, lawful consideration, legal object and not expressly to be declared to be void by the सेक्शन 23 से 30 एंड 56। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको सेक्शन नंबर 10 ने दे रखे। किसने दे रखे मित्रों? सेक्शन नंबर 10 ने दे रखे हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट्स है जो कि नॉट प्रोवाइडेड है, नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड तो नहीं है, दीज आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10। जो मैं बात करने वाला हूं वो सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड नहीं है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है और इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा तो सेक्शन 10 में हमें ये 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, सेक्शन 10 में। और कुछ बातें हमें किसमें दे रखी है? हमारे सेक्शन नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 बट वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले आता है तो से आएगा टी से आएगा टू पार्टीज, टी से आएगा टू पार्टीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज होना जरूरी है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑफरर, ऑफरी, ऑफर दिया ऑफरर ने ऑफरी को, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रॉमिस बन जाएगा, वो बन जाएंगे प्रोमिसर प्रोमिसी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए ऑफरर ऑफरी प्रोमिसर प्रोमिसी ये होना जरूरी है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इंटेंशन। इंटेंशन है, इंटेंशन से इंटेंशन ही आएगा, इंटेंशन से आता है इंटेंशन। इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सको या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सको। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना ये जरूरी है, इसी को एनफोर्सिबिलिटी भी कहते हैं। तो लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, तो लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना ताकि सामने वाला उस चीज को पूरा करे, नहीं करेगा तो हम उसे एनफोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनफोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या आता है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये आ गया फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज।
ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हर जगह पे ये नहीं होता, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में जरूरी होता है लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना। तो अगर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। सर एग्जांपल दीजिए। चलो वैसे तो मैं टॉपिक डिटेल में फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बट इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो इसके अंदर एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है। प्रॉपर्टी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो सीधे सीधे उठा के ले आए। कल को अगर ऐसे प्रॉपर्टी तो अपन डायरेक्टली खरीद नहीं सकते, उठा के ला नहीं सकते। आप प्रॉपर्टी में रहने चले गए, कल को सामने वाला केस कर देगा, अरे इसने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, आप बोल रहे हो मैंने खरीदी, वो बोल रहा है खरीदी नहीं, दिखाओ तुम्हारे नाम है क्या। तो इसका लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। गाड़ी का भी ऐसे लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। सिर्फ पैसे देके ले आए ऐसा नहीं होता। आप देखते हो ना गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी होता है, तो वो चीजें जरूरी है। इसीलिए इसको कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है सर्टेनली। सर्टेनली से आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कई चीजों का जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। अगर अनक्लियर चीजें हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी ही पॉसिबल हो पाएगा जब कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन नहीं है और मीनिंग, जो चीजों का मतलब है वो क्लियर है। अगर अनक्लियर है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरा कर पाना। इसीलिए उसके लिए क्या जरूरी है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना जरूरी है। कई चीजों के मतलब डिफाइंड होने चाहिए, एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। और लास्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है, पॉसिबल नहीं होगा से पॉसिबल से हमने निकाला पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना जरूरी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना जरूरी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना जरूरी है, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको पॉसिबल भी हो, मतलब इम्पॉसिबल चीजें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकती इम्पॉसिबल चीजों के लिए। जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, अरे जा लाना, तो पॉसिबल नहीं है ना इसको करना, ठीक है। अगर तुम किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है करना, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुल मिला के हमारे पास सेक्शन 10 ने 6 बातें दी है, और अदर देन सेक्शन 10 में हमारे पास 5 बातें हैं, जो हमें 11 बातें पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है। अदरवाइज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो आदित्य फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करनी है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट सर्टेनली पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको पॉसिबल करने के लिए क्या जरूरी है, उसको पॉसिबल करने के लिए 11 बातें जरूरी है, जिसमें से 6 बातें हमारे किसमें दे रखी है, सेक्शन 10 में, और 5 बातें वो है जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है बट सेक्शन 10 ने डिफाइन नहीं करा, वो अदर तरीके से, अलग तरीके से लॉ में डिफाइन किया गया है। तो 6 बातें और 5 बातें, कुल मिला के 11 बातें। तो क्या क्या है, सबसे पहले ए से आदित्य, आदित्य से क्या आता है, आदित्य से आता है अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लंबी लंबी, ठीक है। इससे आता है लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है नहीं, नहीं से क्या आता है, ठीक है, नहीं से आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 24 to 30 एंड अब तक 56। उसके बाद आता है आपका नॉट प्रोवाइडेड, जो सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड नहीं है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है आपकी, वो है आपका टी। टी से आता है टू पार्टीज, इंटेंशन से इंटेंशन आता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन या ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आता है फुलफिलमेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट से आता है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। सर्टेनली से आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, और पॉसिबल से आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैंने क्या किया कि ये जो बाकी की जो बातें हैं ना, ये सारी की सारी इनके वर्ड्स उठा के ही, ठीक है, आप लोग के लिए एक्रोनिम बनाया है, सो दैट आपको याद करने में इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। किसी को तकलीफ है क्या, बताओ। 11 पॉइंट्स के नाम याद हो गए क्या? आदित्य फ्री होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करना, नहीं तो इंटेंशन का फुलफिलमेंट सर्टेनली पॉसिबल नहीं होगा। ये 11 बातें क्लियर हो गई। अब इनके अंदर डिटेल में जाते हैं और थोड़ी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझ गए। और दूसरा, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल। बट एसेंशियल तो है, सेक्शन 10 ने तो नहीं बताया, बट ये एसेंशियल माने जाएंगे। तो इस तरीके के 2 पॉइंट रखे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा अग्रीमेंट। सबसे पहले क्या आ गया, देखो आप यहां पे आ गया अग्रीमेंट, आदित्य से अग्रीमेंट आ गया, फ्री कंसेंट से फ्री आ गया,
ठीक है, कॉल करने से कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज आ गया, लॉफुल कंसिडरेशन आ गया, लीगल ऑब्जेक्ट आ गया, और नहीं तो एन से आ गया नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24 से 30 एंड अब तक 56। उसके बाद आ गया नहीं तो से आ गया, टी से आ गया टू पार्टीज, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, इससे इंटेंशन से इंटेंशन आ गया। ठीक है, फुलफिलमेंट होता है लीगल फॉर्मेलिटीज का, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आएगा, और पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए ये। ठीक है, बताइए ये 11 पॉइंट्स में कोई दिक्कत है क्या? ये एग्जैक्ट 11 के 11 पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, ये मॉड्यूल ही है और कुछ भी नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है मॉड्यूल ही है और कुछ भी नहीं है ये। यस, कुछ पूछना है इसमें अभी? नहीं, चल अब चालू करते हैं। ठीक है, अभी सुनिए, अब आगे है ना। हाँ तो मित्रों देखो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। आप देखिए मॉड्यूल ने क्या कर रखा है, मॉड्यूल ने ये बोला हमें, आईसीआई ने बोला कि भैया ये जो बातें हैं 1 से लेकर 6 तक की जो बातें हैं, इन बातों को तो मैं अलग से इन चैप्टर्स के अंदर डिफाइन कर दूंगा। मतलब ये जो चैप्टर्स आएंगे, सेक्शन जो आएंगे, इनके अंदर इनको डिफाइन करा जाएगा। ठीक है, बट ये जो बातें हैं, ये जो मतलब ये अगले आगे वाले चैप्टर्स में डिफाइन करा जाएगा। ठीक है, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। बट ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में अलग से सेपरेटली डिफाइंड नहीं है, तो इनको मैं अभी ही डिफाइन कर दूंगा। मतलब हम लोग जो मॉड्यूल देखेंगे उसके अंदर ये 5 बातें तो अभी के अभी डिफाइंड है, बट ये जो 6 बातें हैं इनको अभी इन्होंने डिफाइन नहीं करा, बोला आगे आने वाले टाइम में इनको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है, अपन इसको चालू करने से पहले अपन एक बार इन 6 बातों को एक बार क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं कि होता क्या है, कि 6 बातों में लॉ बोलना क्या चाहता है। तो एक बार इसको एग्जाम्पल समेत समझने की कोशिश करते हैं कि इन 6 बातों में एक्चुअली में आता क्या है। तो एक बार इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेक्शन 10 वाली बातें, सेक्शन 10 वाली बातें, जिसमें क्या था, आदित्य फ्री होके होके कॉल करना, लंबी लंबी बातें करनी है। नहीं तो यहां तक था अपना सेक्शन 10, यहां तक है अपना सेक्शन 10। इसके अंदर सबसे पहले आता है अपना अग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहला और सबसे एसेंशियल एलिमेंट जो है वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बारे में हमने पहले भी देखा था, हमने शुरुआत जो करी थी जिसके अंदर मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो हमें आई ओन एप्पल पीसी विच इज अमेजिंग एन ऐप, ठीक है, एक्सीलेंट कंप्यूटर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया अग्रीमेंट होना जरूरी है। और अग्रीमेंट कैसे होता है, ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, सेक्शन 2 ई में, ठीक है, डिफाइंड है। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming consideration for each other, forming consideration for each other, forming consideration for each other।
तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब मैंने इसका एक कंक्लूजन आपको बताया था कि प्रॉमिस के साथ अगर आप कंसिडरेशन को जोड़ दो, प्रॉमिस के साथ अगर आप कंसिडरेशन को जोड़ दो तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? अग्रीमेंट बन जाता है। तो प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन का होना जरूरी है। प्रॉमिस के साथ किसका होना जरूरी है? कंसिडरेशन का होना जरूरी है। प्रॉमिस और कंसिडरेशन जहां साथ में होते हैं उसे कहा जाता है अग्रीमेंट। क्या कहा जाता है? अग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल एग्जाम्पल लिया था, तो जैसे हमारे पास है हमारे जेठालाल। कौन है? हमारे जेठालाल। अब जेठालाल ने क्या किया? जेठालाल के पास जेठालाल एक गाड़ी खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है? एक गाड़ी। और वो गाड़ी किसकी है? भिड़े की। तो देखिए यहां पे अपने को क्या पता चल रहा है कि जो भिड़े है वो अपनी कार किसको बेचना चाहता है? जेठालाल को। और आप देख सकते हैं कि जेठालाल इसके लिए ओके भी कर रहा है। क्या कर रहा है? ओके भी कर रहा है। तो यहां पे क्या पता चला कि यहां पे भिड़े क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑफर। ठीक है। और इसने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे क्या बन गया इनके बीच में? एक ऑफर को एक्सेप्ट करते ही क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। और ये जो कार है ये 2 लाख रुपए में कौन खरीदना चाहता है? 2 लाख रुपए में ये खरीदना चाहता है। और ये कितने में बेचना चाहता है? 2 लाख में। तो यहां पे इसके लिए भी प्रॉमिस हो गया कि ये गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है, और इसने इससे भी प्रॉमिस कर दिया कि 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। यानी कि इसकी तरफ से जो प्रॉमिस हुआ क्या है? कि इसकी तरफ से प्रॉमिस हुआ आई विल सेल माई कार। इसने प्रॉमिस किया आई विल सेल माई कार, और इसने प्रॉमिस किया, ठीक है, आई विल गिव यू ₹2 लाख। मैं तेरे को 2 लाख रुपए देगा, तू मेरे को अपनी गाड़ी देगा। ओके। अब हमारी डेफिनेशन पे आते हैं। अब डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो यहां पे 2 प्रॉमिसेस हो गए। एक इसने किया प्रॉमिस, एक इसने प्रॉमिस किया। 2 प्रॉमिसेस हो गए। ये दोनों प्रॉमिसेस जो हैं वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन गए। क्या बन गए? एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन गए। कंसिडरेशन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें मेरा क्या फायदा? इसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहां पे दोनों का है, दोनों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है तो ये कहलाएगा कंसिडरेशन। क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन कहलाएगा। जहां पे दोनों पार्टीज को फायदा मिलता है उसे कंसिडरेशन कहते हैं। मतलब एक को फायदा मिला उसके लिए कंसिडरेशन, दूसरे को फायदा मिला उसके लिए कंसिडरेशन। ऐसा प्रॉमिस, ऐसे प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाए। क्या बन जाए? कंसिडरेशन बन जाए। आप देख सकते हैं एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन चुका ही है। तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये बन जाएगा दोनों के बीच में अग्रीमेंट। अग्रीमेंट समझ आया कि नहीं आया बताइए? इससे आपका अग्रीमेंट पूरा हो गया। बोलो, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस जो आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाए। ऐसे प्रोमिसेस दोनों के लिए, ऐसे प्रोमिसेस जो आपस में एक दूसरे के लिए क्या बन जाए? कंसिडरेशन बन जाए। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अग्रीमेंट। क्या कहलाते हैं? अग्रीमेंट। क्या कहलाते हैं? अग्रीमेंट। साथ में बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज ई ने डिफाइन करा है एवरी प्रॉमिस। क्या? एवरी प्रॉमिस। क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। एवरी प्रॉमिस एंड every set of promises। बोलो, every promise and every set of promises forming consideration for each other। forming consideration for each other। ओके, बताइए इसमें कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है हमारा वो आता है फ्री। आदित्य, फ्री हो गए तो फ्री से आता है फ्री कंसेंट। फ्री से आता है फ्री कंसेंट। फ्री का मतलब होता है फ्री कंसेंट। यहां से क्या इसका मतलब?
सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। दोनों को ही नहीं आ रही क्या? कार्तिक आपको भी नहीं आ रही क्या? हाँ सर, तो 1 मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। अभी एक बार देखो, अभी वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है क्या अभी इस तरीके से? बता। यस, यस, अब ठीक है। अभी बताइए, अभी एकदम प्रॉपर वॉइस है क्या? अभी बताओ, अभी एकदम कुछ कोई गड़बड़, कुछ एकदम क्लियर, ऑल क्लियर, एकदम सेट है? चलो फिर ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, ऑल क्लियर, चलो ग्रेट, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। हाँ, सो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे फ्री कंसेंट के बारे में, फ्री कंसेंट के बारे में। देखो भैया, बात इतनी सी है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सामने वाले की एक्सेप्टेंस। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस को अपन कंसेंट कहते हैं। सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस को अपन कंसेंट कहते हैं। तो अगर वो कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस जो है, अगर वो फ्री है, एक्सेप्टेंस जो है वो अगर फ्री है तो उसे कहा जाता है फ्री कंसेंट। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब ऐसा नहीं है, फ्री मतलब फ्री वाला फ्री नहीं है ये कि अरे फ्री में काम कर दो, नहीं नहीं। ये फ्री का मतलब होता है कि विदाउट एनी प्रेशर, फिजिकल और मेंटल, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी फिजिकल प्रेशर के, अगर सामने वाला अपनी कंसेंट दे रहा है, या बिना किसी गलती के, मिस्टेक के या किसी फ्रॉड के अगर कंसेंट आ रही है, तो उसको कहते हैं फ्री कंसेंट। क्या कहते हैं उसे? फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है ना, वो फ्री है। फ्री किससे? फ्री है आपकी कोर्शन से। किससे? कोर्शन से। तो यहां पे लॉ बोलता है कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है विच इज फ्री फ्रॉम, सबसे पहले आता है कोर्शन। क्या बोला मैंने? कोर्शन। सर कोर्शन क्या होता है? कोर्शन का मतलब होता है कि फिजिकली किसी को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करना कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। मतलब कुछ ऐसा काम करना जो कि इंडियन पीनल कोड ने, इंडियन पीनल कोड जो सजा देता है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड भी बोलते हैं कुछ, बट इट्स पीनल। तो इंडियन पीनल कोड ने जिसे बैन कर रखा है, मना कर रखा है कि ये काम नहीं करना, तो उसे कहते हैं अगर आपने ऐसा कुछ काम किया तो माना जाएगा कि आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। इसका मतलब आपने गन निकाली और गन निकाल के किसी के सर पे रख दी, बोले एक काम कर, तेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर और साइन करके मुझे दे दे। उसने इस गन के डर से, ठीक है, गन के डर से, प्रॉपर्टी के पेपर से, सर पे गन रखी हुई है, प्रॉपर्टी के पेपर से, हाँ भैया मैं साइन करता हूं, हाँ साइन करता हूं, साइन करता हूं। उसने प्रॉपर्टी के पेपर से, लो भैया प्रॉपर्टी आज से आपकी। तो अगर उसने गन के डर से, चाकू के डर से, या अगर उसने, सामने वाले पर्सन ने किसी फैमिली मेंबर को किडनैप कर लिया इसके डर से, इस तरीके की धमकियां देके अगर आपके
प्रॉपर्टी के पेपर्स या आपके डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपसे एंटर किया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को माना जाता है कि यहां पे जो कंसेंट है, आपकी जो एक्सेप्टेंस है, आपकी रजामंदी जो है वो फ्री नहीं है, और यहां पे इसको कहते हैं कोर्शन एक्सरसाइज करना। क्या करना? कोर्शन एक्सरसाइज करना। इसको क्या कहते हैं? कोर्शन एक्सरसाइज करना। तो कोर्शन का मतलब क्या होता है? जब सामने वाले पे फिजिकली असॉल्ट करा गया, फिजिकली सामने वाले के ऊपर, ठीक है, गन रखी गई, मारा गया, पीटा गया, या फिर कुछ ऐसा काम करा गया जो इंडियन पीनल कोड ने बैन कर रखा है, तो माना जाएगा कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट थी। तो पहला तो पॉइंट हो गया एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट का ये। दूसरा पॉइंट, दूसरा आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या आता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो पार्टीज आपस में इस तरीके के रिलेशन में है, जहां पे एक पार्टी एक सुपीरियर पोजीशन पे है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पे है। सुपीरियर पोजीशन का मतलब होता है डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेट कर सकता है। मतलब जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, यहां पे एम्प्लॉयर बोल सकता है एम्प्लॉय को कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है, बोले मतलब जैसे 8 घंटे काम करने का इंडिया के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, ठीक है, उसका जो वर्किंग होता है वो 9 आवर्स का होता है, जिसमें से 8 आवर्स का उसका काम होता है और 1 आवर का उसका लंच ब्रेक और बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं। तो ऑफिस ज्यादातर जो चलते हैं वो 9 आवर्स के होते हैं। बट आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एम्प्लॉय से कि मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, तू मेरे पास 11 घंटे 12 घंटे काम करेगा, नहीं तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तो एम्प्लॉय के पास कोई दूसरा जॉब नहीं है, उसने कहा ठीक है मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं, तो उसने उस 10 घंटे के, 11 घंटे के, 12 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हां कर दिया। अगर उसने 12 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हां कर दिया, तो ये डर के मारे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इसमें जो उसकी कंसेंट थी खुद की मर्जी से तोड़ी थी, तो इस तरीके की चीजों को कहा जाता है कि इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ फ्री कंसेंट। वहां पे फ्री कंसेंट नहीं था जिस वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने गलती से मिस्टेक में कर दिया, सामने वाले ने झूठी इंफॉर्मेशन बता दी, सामने वाले ने धोखा देने से इंटेंशन से अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको माना जाता है कि यहां पे आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है इट इज फ्री फ्रॉम कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड। इट इज फ्री फ्रॉम कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। क्या बोला? वापस रिपीट करता हूं, इट इज फ्री फ्रॉम। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट से लिया गया है कब माना जाएगा? जब वो 5 चीजों से फ्री है। कितनी चीजों से फ्री है? बोलो, 5 चीजों से फ्री है। अगर कोई चीज 5 चीजों से फ्री होती है तो उसे माना जाता है कि वहां पे क्या आई है? फ्री कंसेंट। 5 चीजें क्या क्या? पहला क्या है? कोर्शन, कि फिजिकली चाकू वाकू रखना, ऐसा कुछ नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दूसरा, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब सामने वाला ऐसा आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, सामने वाला कोई इस तरीके की पोजीशन पे नहीं है कि जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। तीसरा आता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ठीक है। चौथा आता है मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन बता के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। और लास्ट आता है मिस्टेक। तो इस तरीके के जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अगर इन 5 से इन्फ्लिक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, तो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्या है? वैलिड नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वॉइड एबल। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। मतलब क्या हुआ वॉइडेबल का? मैं इसको चाहूं तो वैलिड भी बना सकता हूं और चाहूं तो वॉइड भी बना सकता हूं। वैलिड का मतलब होता है एकदम वैलिड, एकदम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वॉइड का मतलब होता है जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हो? वॉइड, मतलब कैंसिल कर रहे हो। इसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, इनवैलिड करार दिया, उसको कहते हैं वॉइड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकते हैं और वॉइड भी बना सकते हैं। वैलिड भी बना सकते हैं और वॉइड भी बना सकते हैं। वैलिड, वॉइड, वैलिड, वॉइड। क्या कहते हैं इसे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? तो यहां पे आता है बिना फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। वैलिड भी बनाया जा सकता है और वॉइड भी। मतलब अगर सामने वाले ने आपके, ठीक है, गर्दन पे चाकू रखा, बोले साइन कर दे, और आप डर गए और आपने उसको कैंसिल भी नहीं करवाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और अगर आप डरे नहीं, बाद में वो चला गया, उसके बाद आप पुलिस में गए, पुलिस में जाके सब कुछ बता दिया, तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। क्या डिक्लेयर कर सकते हो? वॉइड करवा सकते हो। तो पुलिस के पास चले गए, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके मना कर दिया तो वॉइड हो जाएगा। बट अगर आप चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रह जाएगा? वैलिड रह जाएगा। क्या रह जाएगा? वैलिड रह जाएगा। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, क्या कहा जाता है? विदाउट फ्री कंसेंट। तो यहां पे क्या देखा अपन ने? आदित्य फ्री होके कॉल करना, उसमें आदित्य अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया और फ्री कंसेंट कंप्लीट हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या इन दो पॉइंट्स में? बोलो। चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल। कॉल से आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। क्या आता है? सी से आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। अब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें सामने वाली पार्टी क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। देखो यार, बात इतनी सी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी ऐसा बोलता है कि यार आप ऐसे किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सामने वाली पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी। क्या होना जरूरी है? कॉम्पिटेंट होना जरूरी। सामने वाली पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट कौन होता है? कॉम्पिटेंट होता है वो पर्सन जो कि मेजर है, जो कि साउंड माइंड का है, जो कि मेजर है और साउंड माइंड का है। मेजर है, साउंड माइंड का है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो देखो भैया, बात इतनी सी है, तीन चीजें दे रखी है। पहला क्या है कि जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। दूसरा, वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है और कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। थोड़ा लायक बनो भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मेजर हो, 18 साल के ऊपर हो तो आप लायक हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट सिर्फ 18 साल के ऊपर होना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। साउंड माइंड का भी होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब जो इफेक्टिव डिसीजन ले सके, जो समझ सके सामने वाला क्या बोलना चाहता है। 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने गया एक बच्चा, ठीक है, एक 20 साल का आदमी 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने गया और 100 का नोट देके आ गया, बोले आप रख लो। अरे क्यों रख लो भाई? मतलब तुम समझ रहे हो, वो शायद दिमाग से ढीला है, इसका मतलब वो साउंड माइंड का नहीं है। तो साउंड माइंड का नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इनवैलिड है। अब उसके घर वाले गए दुकान पे, बोले बच्चे ने तेरे को 100 रुपए का नोट दिया था, ठीक है, बोले नहीं 10 ही दिया था। बोले झूठ बोल रहा है तो, ठीक है, कैमरा चेक करा तेरा, और कैमरा चेक करा, उसमें 100 का नोट आ गया। तो घर वाले 100 का नोट लेके आ सकते हैं क्योंकि वो पर्सन साउंड माइंड का नहीं था। आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था, करना था तो 10 रुपए लेने थे, 100 रुपए ले लिए, चीटिंग करी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनकॉम्पिटेंट है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, समझदार नहीं है, नॉर्मल लोगों की जैसे नहीं सोच सकता। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालिफाई कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मना कर दिया। जैसे अगर हमारी दूसरी कंट्री से कभी लड़ाई हो जाती है तो वो हमारे एनिमीज बन जाते हैं और अब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग जो फॉरेन से इंडिया में आए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होते ही नहीं है। तो हमारे पास कॉम्पिटेंसी के 3 पॉइंट्स हुए। क्या क्या? सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। क्या बोला? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या बोला? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या बोला? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर माइनर है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो इनकॉम्पिटेंट है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्टी क्या होने जरूरी है, कॉम्पिटेंट होने जरूरी है। क्या होने जरूरी है, कॉम्पिटेंट होने जरूरी है। तो आप किससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन से, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन से। नेक्स्ट आता है आपका एल, लंबी लंबी बातें करनी है तो इससे 2 पॉइंट आए, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, और दूसरा क्या है, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि अरे यार कंसिडरेशन का मतलब तो आप समझ गए, ठीक है, कि आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, तो वो दूसरे पर्सन के लिए कंसिडरेशन बन जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम मुझे चावल लाके दे दो, लॉफुल कंसिडरेशन है दोनों के लिए, मेरे को मिलेगा चावल, तुम्हें मिलेंगे पैसे। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम मुझे गाड़ी लाके दे दो, मुझे मिलेगी कार, तुम्हें मिलेंगे पैसे। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, ठीक है, तुम मेरे को लेट सपोज ड्रग्स लाके दे दो। अब यहां पे जो कंसिडरेशन आ रहा है ना, वो अनलॉफुल आ रहा है। क्या आ रहा है, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो रहा है। मतलब जो कंसिडरेशन है उसको सरकार ने बैन कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है। तो ऐसे कंसिडरेशंस को अनलॉफुल कंसिडरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनलॉफुल कंसिडरेशन, कि जो मैं सामने वाले को कह रहा हूं वो सामने वाला कर नहीं सकता क्योंकि वो एक अनलॉफुल चीज है, और तुम इस तरीके की चीजें करते हो तो उसको अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाता है, अनलॉफुल माना जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम किसी का मर्डर कर दो, अब ये अनलॉफुल है। तो जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। अगर अनलॉफुल है तो इस तरीके के कंसिडरेशंस अलाउड नहीं होते, या अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। बताओ, एनीबॉडी विद एनी डाउट, यहां तक बोलो। ओके डन, चलो, तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और लास्ट अभी आता है इसके अंदर लीगल ऑब्जेक्ट। आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लेट से सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तेरे को पैसे देता हूं, तू मेरे को सरकारी नौकरी दिला दे। क्या दिला दे, सरकारी नौकरी दिला दे। अब सरकारी नौकरी पैसे से, मतलब करप्शन हो गया, ये तो करप्शन लीगल तो नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो गया। तो यहां पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, इलीगल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होंगे, आंसर आया नहीं अलाउड होंगे। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अग्रीमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा फ्री कंसेंट कंप्लीट हो चुका है। मैं इनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जिसमें से अग्रीमेंट तो हमारा पूरा ही खत्म हो गया, बट ये जो बचे हुए 5 बातें हैं ना, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं कर रहा हूं, बस बेसिक बात कर रहा हूं, सो दैट हमारे आगे की चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल रहे, इजी रहे कि हाँ ठीक है, हमें इन सब चीजों के बारे में आइडिया है। बट इनकी डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 3 यही है, ये जो देख रहे हो ना यहां से लेकर यहां तक, चैप्टर नंबर 3 यहां पे आपका 60% खत्म हो जाएगा, इतना बड़े टॉपिक्स है ये, इसीलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं। लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट। अब लास्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर सेक्शन 24 से 30 एंड 56। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको हमारे सरकार ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। क्या डिक्लेयर कर रखा है, वॉइड डिक्लेयर कर रखा है।
तो जिसको एक्सप्रेसली लॉ ने बोला कि ये तो वॉइड ही है, तो इसको कहते हैं नॉट, अब क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। और ये किस में दे रखा है, 24 से 30 एंड 56 तक। ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको लॉ ने क्या कर दिया, एक्सप्रेसली बोल दिया कि भाई इनको तो मैं वॉइड मानूंगा, अगर ऐसा कुछ भी किया तो इनको तो वॉइड ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो। हुआ क्या कि एक बंदे ने क्या किया, चलो मैं आज आपको एक कहानी बताता हूं। ओके, क्या बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। तो अभी हुआ क्या, ये है हमारा जेठालाल, और आपको दिख रहा होगा कि जेठालाल बड़ा दुखी है। आज इसके दुख का कारण बताता हूं मैं। इसके दुख का कारण है बबीता जी। देखिए, आप लोगों ने तारक मेहता देखा है, आपने, ठीक है, जेठालाल को भी देखा है, बबीता जी को भी देखा है, बट आपको ना इनकी पुरानी कहानी नहीं पता। पता है, ये लोग ना पहले से एक दूसरे को जानते थे। जेठालाल और बबीता जी एक दूसरे को पहले से जानते थे। ओके, अब जेठालाल ने क्या किया, बबीता जी को, ठीक है, ऑफर दिया कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा ओके। और बबीता जी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। क्या प्रॉमिस किया, मैं आपके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। बट आपको तो पता है, ठीक है, बबीता जी शादी कर चुकी है। किससे, अय्यर से। बबीता जी शादी कर चुकी है किससे, अय्यर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अय्यर कितना खुश है इस वजह से। अय्यर कितना खुश है, चेहरे पे खुशी देखो इसके, बबीता जी से शादी कर चुका है। अब हुआ क्या, अब लॉ समझो, लॉजिक समझो। अभी हुआ ये कि बबीता जी ने प्रॉमिस करा जेठालाल से कि मैं सिर्फ आप ही से शादी करूंगी। क्या प्रॉमिस करा, आप ही से शादी करूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा इन्होंने प्रॉमिस कर दिया, ऐसा इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम कहीं एक दूसरे से शादी करेंगे, इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। और फिर बबीता जी ने क्या किया, दिल तोड़ दिया किसका, हमारे जेठालाल का, और शादी कर ली किससे, अय्यर से। शादी कर ली किससे, अय्यर से। अब जैसे ही इन्होंने शादी करी, जेठालाल ने केस कर दिया कि ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। तो लॉ ने बोला कि भैया बात समझो, अग्रीमेंट इन रीइंस्टेट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रीइंस्टेट ऑफ मैरिज मतलब ऐसे अग्रीमेंट जहां पे आप सामने वाले से बोले कि आपसे मेरे से शादी कर सकते हैं, किसी और से शादी नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो है लॉ ने बोला उसे वॉइड माना जाएगा और आप शादी कर सकते हैं। तो अगर बबीता जी ने माना कि प्रॉमिस करा और जेठालाल को बोला कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी, जेठालाल ने भी प्रॉमिस कर दिया, बबीता जी ने बोल दिया कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिटन में भी कर लिया, लिख के भी स्टैम्प पेपर पे दे दिया, और बबीता जी ने जाके किसी और से शादी कर ली, तो भी उस कंडीशन में जेठालाल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी प्रॉमिस करा है, ठीक है, क्या प्रॉमिस करा, आई विल मैरी यू, ठीक है, एंड विल नॉट मैरी एनीबडी एल्स, विल नॉट मैरी एनीबडी एल्स। तो ऐसा कुछ भी बोला गया तो इसे क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। लॉ ऐसी किसी भी चीज को वैलिड नहीं मानता है। लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी से प्रॉमिस कर लिया कि हमसे तुमसे शादी करेंगे और किसी और से शादी कर ली, तो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैलिड माना जाएगा, मतलब शादी करना दूसरे से वैलिड माना जाएगा। और ऐसा कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट था जो आपको शादी करने से रोकता है, उसे वॉइड माना जाएगा।
बताओ समझ आया कि नहीं? ये नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया, ठीक है? तो बट मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि डिटेल में मैं उस चैप्टर में जाऊंगा, एक आइडिया दिया है मैंने आपको इन सारे पॉइंट्स का। बताइए एनीबॉडी विथ एनी डाउट, बोलो। कोई डाउट है यहां तक? नो डाउट? तो करें आज का क्लास वाइंड अप। आई थिंक आप लोगों का दूसरा क्लास है अब। चलिए, ऑल राइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।